तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़ लिया था, है ना। और कूलम्स लॉ इन मीडियम भी कर लिया था। अब वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच आर 1 मीटर अपार्ट। मतलब कोई दो चार्जेस को आप 1 मीटर पे ले जाओ तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो सकता है। तो देखो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस को 1 मीटर अपार्ट करेंगे, भाई ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, है ना, मान लीजिए, और इनके बीच की दूरी कितनी है, वो बोला है 1 मीटर। तो आप इन दोनों के बीच का फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, वन वन स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा के Q1 Q2। यानी कि जो फोर्स है वो आपका मिनिमम कब होगा बच्चों, सोचो आप। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस तो फिक्स हो गई है, ये डिपेंड करता है चार्ज पर, Q1 और Q2। यानी जब ये चार्ज मिनिमम होंगे तब आपका फोर्स भी मिनिमम होगा। तो मिनिमम फोर्स के लिए मिनिमम चार्ज क्या होगा बच्चों, सोचो आप। फॉर मिनिमम फोर्स Q मिनिमम विल बी, आपका Q मिनिमम कितना होना चाहिए, सबसे छोटा चार्ज की वैल्यू क्या है, फंडामेंटल चार्ज E। और E दोनों होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को मिनिमम होना पड़ेगा। यानी कि Q1 की वैल्यू भी यही होनी चाहिए और Q2 की वैल्यू भी यही होनी चाहिए। सबसे छोटा चार्ज यही पॉसिबल है ना, इससे छोटा चार्ज तो आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो अब ये वैल्यू आप उठा के रख दो Q1 Q2 में, तो मिनिमम फोर्स क्या मिलेगा 1 मीटर पे, जो हो सकता है मिनिमम फोर्स, वो है बच्चों के ई स्क्वायर, है ना। और किसी आर दूरी पे मिनिमम फोर्स पूछे तो अपॉन आर स्क्वायर कर देना, मैंने 1 मीटर पे पूछ लिया था, है ना। तो ये फॉर्मूला है। और आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। ई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। और के की वैल्यू भी पता है आपको एयर के लिए, अगर एयर में पूछा जाए तो 9 इंटू 10⁻9, है ना। तो वो चाहे तो आप डाटा भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये बच्चों सेकंड प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है आपको, सेकंड प्रॉब्लम में बोला गया है हाउ वी कैन ब्रेक अ बॉडी हैविंग चार्ज Q so that the two parts of the body have maximum electrostatic force। किसी भी दूरी पर तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है। आपको क्यू चार्ज को इस तरीके से तोड़ना है कि हम ऐसे तोड़ें ताकि उसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी पर्टिकुलर दूरी पर वो मैक्सिमम मिले। अब कैसे मिलेगा, तो देखो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन, है ना। बाकी इसका आंसर Q/2 होता है, लेकिन वो आता कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक बॉडी है, इसका टोटल चार्ज क्या है बच्चों, Q। आपने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, है ना। दो पार्ट में तोड़ दिया तो एक बॉडी ये हो गया और एक बॉडी ये हो गया। अब मान लीजिए Q में से चार्ज भी टूट जाएगा, तो इस वाली बॉडी में Q चार्ज आएगा, स्मॉल Q। तो आप बता सकते हो इस बॉडी में कितना चार्ज बचा बच्चों, Q-Q, है ना। इस बॉडी का चार्ज अगर Q था तो मैंने अगर दो टुकड़े कर दिए तो एक का स्मॉल Q चार्ज है, तो दूसरी बॉडी जो है उसका कितना चार्ज हो जाएगा, इसमें से Q चार्ज चला गया तो इसका चार्ज बचा Q-Q, है ना। तो ये समझ में आया होगा। और मान लो हम इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं R दूरी से, तो हम फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, के Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q-Q। तो हमें इस Q की वैल्यू निकालनी है ताकि मैक्सिमम फोर्स लगे, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आर दूरी पर। तो आप सोचो हमें किसके हिसाब से फोर्स को, मतलब किसके लिए हमें करना है कि ये Q की वैल्यू क्या हो ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। यानी आप ध्यान से देखो तो फोर्स जो है वो Q का फंक्शन है, हम लिख सकते हैं ना, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ Q। तो इसका मतलब अगर इसका मैक्सिमम चाहिए, हमें फोर्स का मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमा आपने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है कि आप एक बार डिफरेंशिएट करो और इक्वल्स टू 0 कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा, है ना। किस चार्ज पे मैक्सिमम वैल्यू होगा तो आपको वो फोर्स मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, dF बाई dQ, है ना, dQ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसको इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम फोर्स, है ना। मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करना पड़ेगा। चलो अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो d बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू, आपका यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना बच्चों, k, और आप इसको अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू माइनस Q स्क्वायर, है ना। मैंने Q को ब्रैकेट के अंदर ले गया हूँ
और अपॉन आर स्क्वायर, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। के और आर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, आर भी चेंज नहीं हो रहा, के भी चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन बचेगा डी बाई डी क्यू, किसका क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और ये जो कांस्टेंट है वो उधर जाके 0 हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कर लो तो देखो बच्चों कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, टोटल चार्ज वो थोड़ी ना चेंज होगा, तो यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा, और क्यू का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और क्यू स्क्वायर का डी क्यू के रेस्पेक्ट में 2q होगा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो q की वैल्यू आपको मिल जाएगी q/2। तो देखो आपका दो चार्जेस के बीच में अगर आप तोड़ोगे तो आपको उसको आधा आधा तोड़ना पड़ेगा, q/2 तब जाके उनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर दूरी r पर, है ना बच्चों। और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू के लिए आप q की जगह, स्मॉल q की जगह इस फोर्स में q/2 रख दो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये q/2 हो जाएगा, ये q/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q²/4, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी kq²/4r²। इससे ज्यादा फोर्स पॉसिबल नहीं है एक बॉडी को तोड़कर, इससे ज्यादा फोर्स आप गेन नहीं कर सकते, है ना। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी और समझ में भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। अ फ्री पिथ बॉल A of 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना, मतलब एक पिथ बॉल है उसका नाम A है और वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है बच्चों 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और उसका मास भी दिया है आपको, कितना मास दिया है 8 ग्राम। फिर बोल रहा है व्हाट शुड बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, मतलब ए के नीचे रखी गई है डी पर, और सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, मतलब जो ऊपर रखी हुई बॉल है ए वो स्टेशनरी हो जाए। मतलब क्या सिचुएशन वो समझते हैं अपन। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि ग्राउंड पर हमने बॉल रख दी है पिथ बॉल बी, तो आपको इसका चार्ज और इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव की नेगेटिव ये आपको बताना है, मतलब आपको क्यू बताना है, या इसको Q2 बोल दो, Q2 बताना है। और इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक दूसरी पिथ बॉल है जिसका नाम A है ना, उसका चार्ज आपको दिया है देखो 5 × 10⁸, तो उसको हम Q1 बोल देते हैं। Q1 हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और इसका मास भी दिया है, इसका मास m बोल देते हैं। तो मास कितना दिया है बच्चों 8 ग्राम, है ना। 8 ग्राम को आप बहुत इजीली किसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो केजीज में, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा अपन को, ठीक। अब आपको बोला जा रहा है कि इस Q2 की वैल्यू कितनी हो और इसका नेचर क्या हो, ताकि ये जो A वाली बॉल है ये हवा में ठहर जाए, स्टेशनरी हो जाए। तो देखो बच्चों पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कौन कौन से फोर्स लग रहा है ना। तो पहला फोर्स तो ग्रेविटी के कारण लग रहा है जो mg लग रहा है, और अगर आपको इस पे नेट फोर्स 0 करना है, स्टेशनरी तो तभी होगी जब बच्चों नेट फोर्स 0 होगा, स्टेशनरी तो तभी होगी जब नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा mg को कैंसिल आउट करने के लिए हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन दे सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर b को चार्ज कर दें तो b का चार्ज कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तभी तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe जो mg को बैलेंस करेगा। तो Fe और mg कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये जो A वाली बॉल है ये हवा में रुक जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, है ना बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहली बात तो नेचर तो हमें पता चल गया कि कितना क्या नेचर होना चाहिए Q2 का, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो भी हमें निकालना है। तो देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर बॉल A to be stationary, फॉर बॉल A to be stationary, अगर बॉल को A को स्टेशनरी होना है देन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू mg फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कैंसिल आउट करना चाहिए बच्चों mg। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है ये हमें पता है, k की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में है ना, और इंटू Q1 Q2 बाई r मतलब यहाँ पे पहले r² लिख लेते हैं इक्वल्स टू mg। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सबकी वैल्यूज पता है हमें, Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू निकालना है,
और आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है ना, ये दिया हुआ है, तो हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की वैल्यू है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू Q2 तो निकालना हमें, डिवाइड बाई आर, आर मतलब 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो 0.05, है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास, मास देखो बच्चों 8 ग्राम, 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ केजी आ जाएगा, और इंटू जी, और जी की वैल्यू आप 9.8 ले लो। अब इस पूरे डाटा को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो एक ही वैल्यू है क्यू की, है ना, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹, है ना, तो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ से इंटू Q2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, है ना। अब देखो बच्चों आपको सॉल्व करना है, अब ये डाटा आप सॉल्व करो, जब इस डाटा को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि Q2 की वैल्यू आएगी सॉल्व करके देखने पर 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और नेचर कैसा है इसका वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, अगर नेगेटिव होगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो mg और fe दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो फिर कैंसिल नहीं हो सकता ना, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, तो इसको ऊपर ही लगना पड़ेगा तभी कैंसिल आउट होगा। तो आपका जो Q2 है उसका नेचर कैसा है पॉजिटिव, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है तो 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज -q है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज Q2 के अराउंड मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, प्रूव दैट द रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज -q1 अबाउट +q2 इज गिवन बाय ये, मतलब ये प्रूव करना है कि जो टाइम पीरियड है वो इतना आएगा, मतलब वो क्या रहा है, मैं यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूँ सॉल्यूशन, कि आपका बीच में +q2 चार्ज रखा हुआ है और उसके चारों ओर कौन घूम रहा है बच्चों सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है, वो पार्टिकल जिसका चार्ज -q1 है और उसका मास जो है बच्चों वो m है ना, और रेडियस इस सर्कुलर ऑर्बिट की क्या है, ऑब्वियसली बात है r है, वो दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि किसी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए, है ना बच्चों, किस में घूमने के लिए सर्कल में, अब ये घूम रहा है तो इसकी कुछ स्पीड भी होगी, मान लीजिए v, है ना, तो अगर हम स्पीड निकाल लें तो टाइम तो निकाल ही लेंगे भाई, टाइम पीरियड क्या होगा कि एक पूरे चक्कर में, एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगा वही तो टाइम पीरियड है, और कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr, तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा तो सरकमफ्रेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वही आपका टाइम पीरियड है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2πr अपॉन कितनी स्पीड से कवर कर रहा है बच्चों v स्पीड से, अगर हम v स्पीड निकाल लें तो हमारा काम बन जाए, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप, तो यहां से क्या करो आप कि आपको ये पता है कि कोई भी पार्टिकल को अगर सर्कल में घूमना है, ये 11th का कॉन्सेप्ट है आपने सीखा हुआ है, किसी पार्टिकल को सर्कल में घूमना है तो टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स चाहिए, बिना उसके नहीं घूम सकता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स चाहिए, और ये फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल कहलाता है ना बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स को देना पड़ता है, जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will behave like centripetal force so that -q charge is revolving around +q2 charge, है ना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, k की वैल्यू हम बाद में डाल देंगे, है ना, q1 q2 बाई r², उन दोनों के बीच की दूरी r है, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा अगर उसकी वेलोसिटी v है,
तो एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये भी हम जानते हैं ना। तो यहाँ से देखो एक आर दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो आप, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v की वैल्यू। तो यहाँ से देखो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, m नीचे चला जाएगा और k को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे पहले r था और m नीचे आ गया तो m इंटू आर। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आई। तो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, v की वैल्यू आ जाएगी √Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर, है ना। अब जैसे ये v की वैल्यू आई तो टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुका है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे पुट कर दो भैया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई v की वैल्यू है कितनी बच्चों, √Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मास इंटू आर। अब ये जो रूट के अंदर वाला ये ऊपर चला जाएगा तो आप इसको भी लिख सकते हो 2 पाई r √4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम आर, और डिवाइड बाई √, क्या बचेगा सिर्फ Q1 Q2। अब इस पूरे को रूट में ले लो क्योंकि हमें आंसर तो पूरे पूरे के रूट में दिया है ना। तो ये 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब आ जाएगा। और आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो देखो वही आ जाएगा जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइड बाई Q1 Q2। तो देखो बच्चों यही एक्सप्रेशन प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ लो क्या बोल रहा है वो। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल बॉल्स, आइडेंटिकल मेटल बॉल्स है बच्चों, है ना, मतलब शेप और साइज दोनों में बराबर है। उनका नाम ए और बी है। वो रिपेल कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, है ना। तो इतने फोर्स से क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, ठीक। फिर ये बोल रहा है कि अ थर्ड चार्ज, थर्ड आइडेंटिकल, एक तीसरा बॉडी लेके आए जो आइडेंटिकल है ए और बी के बट अनचार्ज है, न्यूट्रल है ना। तो अनचार्ज स्फीयर सी इज टच डू ए, तो उसको पहले टच किया गया, किससे टच किया गया बच्चों, ए से टच किया गया है ना। देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, और उसके बाद उसको मिड पॉइंट पे रखा गया, ए और बी जितनी दूरी पे थे उसके मिड पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। तो आपसे बोला गया है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज सी। तो आपको बताना है कि चार्ज सी में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना कितना लगा है ना। तो निकाल लेते हैं भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि सिचुएशन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिजिक्स में सवाल नहीं बनते हैं। अब देखो ये बॉल ए है और ये बॉल बी था, इन दोनों को इक्वल चार्ज किया गया, देखो इक्वली चार्ज है ना। तो इसको भी क्यू, हम क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू किया गया और इसको क्यू चार्ज किया गया, ठीक। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा था, है ना, शुरुआत में कोई ना कोई फोर्स लग रहा था। वो फोर्स की वैल्यू क्या है तो वो हमें पता है। इसमें जो भी फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच में इनिशियली, है ना, इनिशियली जब सी नहीं था, जब सी नहीं था इनिशियली, तो इनिशियली फोर्स की वैल्यू क्या थी बच्चों बिटवीन ए एंड बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो कितना लगा। तो वो हम बोल सकते हैं दोनों में चार्ज क्यू क्यू है तो क्या क्या होगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, दोनों के बीच की जो भी दूरी है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू भी दी है आपको, कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, है ना। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये है, इससे जो भी चीज हमें निकालनी होगी उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, ठीक। फिर क्या किया गया, फिर हम नेक्स्ट सिचुएशन में आपका एक और चार्ज की बॉल लेके आए सी, और इसको पहले तो इससे टच किया गया, है ना, पहले सी को ए से टच किया और उसके बाद इन दोनों को मिड पॉइंट पे ले गए, यानी पहले दूरी ए बी की आर थी, तो अब ये r/2 हो गई, r/2 हो गई, मिड पॉइंट पे लाए ना, तो r/2 हो गई, और सी को टच करके ले गए। जब सी को आपने इससे टच किया तो क्योंकि ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं
तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अब नई सिचुएशन में ए का चार्ज Q/2 हो जाएगा और सी में भी चार्ज कितना आ जाएगा Q/2, क्योंकि हमने इसको टच किया है ए से, और मेटल्स में टच टच करने पर चार्जेस का आदान प्रदान होता है। तो क्योंकि ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं इसलिए आधा आधा चार्ज हो गया। अगर ये आइडेंटिकल बॉल्स नहीं होती तो आधा आधा चार्ज नहीं होता। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, जब मैं आपको कंडक्टर्स पढ़ा दूंगा तो उसमें बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं, है ना। अभी तो आप ऐसा समझो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल मेटल बॉल्स थी इसलिए वो हाफ हाफ चार्ज हो जाएंगी। तो ए भी Q/2 हो गया और सी पे भी Q/2 आ गया, तो सी को हमने बीच में रख दिया। अब आप जानते हो सी पर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। भाई ए फोर्स लगाएगा, है ना, तो ए फोर्स लगाएगा तो कितना फोर्स लगेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो फोर्स होगा F फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और बी वाला फोर्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो पहले हम इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और जो बड़ा चार्ज होगा नेट फोर्स उसकी डायरेक्शन में होगा, जो बड़ा फोर्स होगा नेट फोर्स उसी की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो वो जल्दी से निकाल के देख लेते हैं कि कितना आता है। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, एफ सी ए लिख लेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो आप फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितनी वैल्यू आएगी, के Q/2 इंटू Q/2 दोनों है ना, तो Q²/4 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होना है, तो के Q²/4 और इंटू दोनों के बीच में दूरी कितनी है बच्चों R/2, तो ये हो जाएगा R²/4 R/2। तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट, है ना। तो आपका कितना फोर्स बचेगा, ये आया KQ²/R², यानी जो आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है वो उतना ही फोर्स है जितना पहले ए और बी के बीच में था, कितना 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। क्योंकि देखो बच्चों ये भी तो KQ²/R² था और ये भी KQ²/R² है। फिर हम दूसरा फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अब इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q/2 है, तो KQ²। तो बच्चों सी और बी के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वो Q² इंटू Q होगा, तो K Q/2 इंटू Q, तो Q² आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो मैं 2 नीचे लिख लेता हूं, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना, तो हम क्या करेंगे इंटू, मतलब यहाँ पे Q² मतलब Q इंटू Q/2 होगा तो Q²/2 आएगा, तो 2 नीचे लिख लिया। और R दोनों के बीच की दूरी कितनी R/2, तो R² R/2 का होल स्क्वायर, तो R²/4 आएगा, है ना बच्चों। तो ये 2 और ये 4 कट जाएगा, तो ये जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स KQ²/R²। तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये जो इस वैल्यू का 2 टाइम्स है, दुगना है, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो आप देखो कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा है, FCB की FCA, तो B से लगने वाला फोर्स C पर वो ज्यादा है, मतलब आपकी टूवर्ड्स A वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो नेट फोर्स भी ऐसे आएगा आगे की तरफ। तो जो नेट फोर्स C पर होगा वो क्या होगा बच्चों, बिगर फोर्स that is C on B माइनस स्मॉलर फोर्स that is फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो हम यहाँ पे नेट फोर्स लिख लेते हैं, नेट फोर्स जो हमें C पे निकालना था, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B माइनस फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब दोनों की वैल्यू भी आपके पास, B के कारण कितना फोर्स लगा उस पर 4 × 10⁻⁵, और ये कितना लगा 2 × 10⁻⁵। आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो जो नेट फोर्स लगा C पर उसका मैग्नीट्यूड आया बच्चों कितना, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे टूवर्ड्स A, है ना। किसकी तरफ है, A की तरफ। नेट फोर्स किसकी तरफ आया बच्चों, A की तरफ, है ना। तो आप लोग इस तरीके से इसका आंसर दे सकते। तो बच्चों हमने काफी न्यूमेरिकल कर लिए हैं, अब थोड़ी सी और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे मुझे एक कंपैरिजन कराना था इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कंपैरिजन, आप लोग को मैं समझा देता हूँ, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या कैसे कंपेयर करेंगे देखो, तो आपको सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने सीखा, वो क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पहले से जानते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एफ ई लिख लेते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ जी लिख लेते हैं। और इसका फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, है ना, ये सब जानते हो। अब इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और इन दोनों में कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिमिलरिटीज क्या है। तो देखो, बोथ फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, यानी दोनों जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि बोथ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है तो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका चार्ज की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है तो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो दोनों प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, चाहे मास की प्रॉपर्टी हो चाहे चार्ज की प्रॉपर्टी हो। तो ये भी एक सिमिलरिटी है। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, मैंने आपको बताया ना सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो आपने याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स था, वो दो मासेस के सेंटर की ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता था। और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी मैंने आपको बताया। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है बच्चों, किसी भी फोर्स में दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में आप किसी भी पाथ से जाओ, क्या वर्क डन चेंज होना चाहिए, जो वर्क डन इस पाथ के अलोंग है वो वर्क डन इस पाथ के अलोंग भी है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। जिस फोर्स में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है वो कैसे फोर्सेस होते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस। या फिर आप एक ए से गए और वापस ए पे आ गए तो आपका टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए, जीरो। तो वर्क डन इन साइक्लिक लूप इज जीरो। जिन भी दो फोर्सेस में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, पहली कंडीशन कि दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और दूसरी कंडीशन अगर आप साइक्लिक लूप में घूम रहे हो और वापस जहां से चले थे वहीं आ गए, ए पॉइंट से चले ए पॉइंट पे ही आ गए, तो आपका वर्क डन जीरो होना चाहिए, तो वो फोर्सेस कंजर्वेटिव कहलाते हैं। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में तो ये देखा ही था कि वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। हालांकि इसको प्रूफ हम, और इस बात का प्रूफ आपको मिल जाएगा जब हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी चालू करेंगे। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना बच्चों, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पे आपको सेकंड नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी पढ़ने को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियस सी बात है कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, तभी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। इसलिए दोनों फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ये भी सिमिलरिटी है। फिर आपकी नेक्स्ट सिमिलरिटी है, बोथ फोर्स कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, यानी दोनों फोर्स वैक्यूम में लग सकते हैं, मीडियम हो ना हो दोनों फोर्स लग सकते हैं ना। तो ये बात आपको याद रखना है। अब डिससिमिलरिटीज क्या क्या है, दोनों में अलग अलग बातें क्या है, तो आप याद ध्यान से देखें। तो पहली अलग बात तो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। आपने देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जब पढ़ा था तो आपने रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं की थी, आपने हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स की बात की थी। बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। आपने खुद ही पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव भी होता है। तो ये दोनों बातें इसमें मैच नहीं करती है ना, ये डिससिमिलरिटी है। फिर सेकंड डिससिमिलरिटी क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। याद करो हमने इसमें जो जी था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, आपको बताया गया होगा। यानी आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी मीडियम में चले जाओ, आपका जो जी का वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें के की वैल्यू चेंज हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ये मैंने अभी आपको कूलम्स लॉ में बताया, फोर्स इन अ मीडियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो के है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। फिर थर्ड जो इनमें अंतर है और बहुत मेजर अंतर है,
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। किससे ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ये कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको जल्दी से एक एग्जाम्पल देता हूं, तो आपको और क्लियर होगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, डिसिमिलरिटी हमने देख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो जो लास्ट वाली डिसिमिलरिटी थी, उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो थोड़ा सा उसको एहसास करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्गर होता है, कितने गुना बड़ा होगा, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच, और इन दोनों का मास भी होता है बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉन का मास एम कितना होता है, ये आपको पता है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो वो भी पता है आपको। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, देखो आपका ये होता है -e। तो -e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही आप प्रोटॉन के लिए भी लिख सकते हो। प्रोटॉन का जो आपका क्या होता है बच्चों, चार्ज, वो हो जाएगा आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन भी आप जानते हो, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। ये सब आपको पहले से पता है। और मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मैंने r दूरी से सेपरेट कर दिया, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है। अब आपसे बोला गया, अब सोचो इन दोनों का मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, और इन दोनों का चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, है ना। और दोनों अट्रैक्टिव होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना। तो आप देखो कि इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, और उसको कंपेयर करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूंगा अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, के, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, क्योंकि वो है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो एक दूसरे की तरफ लगेगा, तो मैं डायरेक्शन नहीं देख रहा हूं, मैं उसको मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूं। तो देखो के, इसका भी चार्ज ई है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, और इसका चार्ज भी ई है, तो ई इंटू ई कितना हो जाएगा बच्चों, ई स्क्वायर, डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और ये एम पी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब इसको वापस से आप सारी वैल्यूज रखो और सॉल्व करो, तो एफ ई अपॉन एफ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई जी की वैल्यू आपको पता होता है बच्चों, कितना होता है, आपने 11th में पढ़ा है, 6.67 इंटू 10⁻11। और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, वो हमने अभी दिखा, 9.1 इंटू 10⁻31। और आपको मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब आप इस डाटा को सॉल्व करो, जब आप इस डाटा को सॉल्व करोगे तो एफ ई अपॉन एफ जी जो आपको मिलेगा, आप चाहें तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, तो ये आता है रेशियो 2.27 इंटू 10⁻39। यानी कि आप देखो भाई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने टाइम्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स को उधर ले जाओ, तो ये 2.27 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या छोटा मोटा अंतर है, आप खुद सोचो कि ये बहुत बड़ा बड़ा अंतर है। यानी कि अगर आप इस नंबर को भी छोड़ दो, सिर्फ 10 के बारे में सोचो, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन approximately equals to 10⁻³ टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये क्या वैल्यू है, कितने ज्यादा टाइम्स है, 10⁻³ टाइम्स। आप सोचो, मतलब 10 के बाद आपका 39 जीरोस लगेंगे, मतलब 1 के बाद 39 जीरोस। ये कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है भाई, इसकी गिनती भी नहीं कर पाओगे आप। इतना ह्यूज फोर्स है ये, ह्यूज फोर्स, इतना ज्यादा फोर्स है। तो आप देखो कितने गुना, 10⁻³ टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी, है ना, और ये समझ में आया होगा कि मैंने क्यों कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आप चाहें तो ये और भी चीजों के लिए निकाल के देख सकते हैं। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि आप प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में निकाल लो, प्रोटॉन प्रोटॉन को r दूरी पे रख दो और उनके बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करना। तो इसमें भी जब आप निकालोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ही निकालना, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, क्योंकि अब प्रोटॉन प्रोटॉन है ना। तो इसमें भी आप जब फोर्स को कंपेयर करोगे तो ये आता है Fe इज इक्वल्स टू 1.24 इंटू 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी बहुत ह्यूज वैल्यू है भाई, 10⁻36, है ना, छोटी मोटी वैल्यू नहीं है। तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो स्ट्रांगनेस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, किससे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इस बात को आपको समझना था, तो मैंने आपको बिल्कुल डाटा के साथ समझा दिया है ना। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी।